कुछ मूवीज़ को एक रीज़न से टाइमलेस क्लासिक्स का दर्जा दिया जाता है। एडगर राइट और साइमन पेक द्वारा लिखी गई कॉर्नेटो ट्रिलॉजी या ब्लड एंड आइसक्रीम ट्रिलॉजी उनमें से एक है। इस मूवी को चाहे 5वां रीवॉच दो या 8वां, हमेशा कुछ न कुछ नए क्लूज़ और डिटेल्स देखने को मिलते हैं। There's definitely stuff you won't see the first time. There's stuff. I mean, we build our films to be watched again and again because you kind of owe that to audiences these days. This is a repetitive viewing culture we live in now, with DVD and what have you, and we are able to. अगर आपने ये तीनों मूवीज़ में से कोई भी नहीं देखी हैं तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखूँगा जो कि एक रिकमेंडेशन की तरह काम करेगा, जिसके आगे मैं सेक्शन मार्क कर दूँगा जहाँ से काफ़ी स्पॉइलर हेवी मटेरियल रहेगा। सो सिट बैक एंड एन्जॉय। Come on, partner. Let's go to work. इस ट्रिलॉजी में 3 मूवीज़ हैं। शॉन ऑफ द डेड एक हॉरर कॉमेडी जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को एक हिलेरियस और इमोशनल ट्विस्ट देती है। हॉट फज़ एक बडी कॉप एक्शन कॉमेडी जो एक सस्पेंसफुल मर्डर मिस्ट्री एक स्मॉल ब्रिटिश टाउन में एक्सप्लोर करती है। और द वर्ल्ड्स एंड एक साई-फाई कॉमेडी जो एक पब क्रॉल के ज़रिए दोस्तों की दोस्ती, अडल्टहुड, नॉस्टैल्जिया के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये ट्रिलॉजी जॉनर ब्लेंडिंग, विटी स्टोरी टेलिंग और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत पॉपुलर है और मॉडर्न ब्रिटिश सिनेमा की एक आइकॉनिक सीरीज़ के रूप में देखी जाती है। गुरुचरण दास की इंडिया अनबाउंड में हमें पता चलता है कि विक्स को सर्दी के दौरान इनहेल करना एक्चुअली एक कस्टमर सर्वे के दौरान पाया गया था। सूरत की एक फैमिली विक्स को यूज़ करती थी अपने केटल में डाल के इनहेल करने के लिए। 2014 के कॉमिक कॉन पैनल में जब एडगर राइट और साइमन पेक से पूछा गया कि क्या कॉर्नेटो का दोनों मूवीज़ में होना इंटेंशनल था, तब हमें मालूम पड़ा पहली मूवी में कॉर्नेटो इसलिए यूज़ था क्योंकि एडगर राइट ने काफ़ी बार उसे हैंगओवर क्योर की तरह यूज़ किया है। और शॉन ऑफ द डेड की आफ्टर पार्टी में कॉर्नेटो ने काफ़ी फ्री सैम्पल्स भेजे थे उन्हें खाने के लिए, और फ्री सैम्पल्स पाने के लिए ही हॉट फज़ में भी उन्होंने कॉर्नेटो यूज़ किया, लेकिन उन्हें फ्री सैम्पल्स नहीं मिले। और जब फैंस ने जब ये बात पॉइंट आउट की तब एडगर राइट के दिमाग में पहली बार इन दोनों मूवीज़ का एक सक्सेसर बनाकर इस ट्रिलॉजी को कंप्लीट करने का आइडिया कंसेप्चुलाइज हुआ। इस ट्रिलॉजी के राइटिंग और डायरेक्शन को बेटर समझने के लिए हमें 2 कंसेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है कैरेक्टर आर्क। कैरेक्टर आर्क को समझने के लिए जोसेफ कैम्पबेल का 17 स्टेज मोनोमिथ या फिर जॉन ट्रूबीज़ 22 बिल्डिंग ब्लॉक्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। ये किसी भी कैरेक्टर की या प्रोटैगनिस्ट की जर्नी एक स्टोरी के थ्रू आउट को मैप करने की कोशिश करते हैं। सारे स्टेजेस कॉमनली यूज ट्रोप्स या फिर कॉमन प्लॉट पॉइंट्स जो हर हीरो की जर्नी में रहते हैं उनको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बैठाने की कोशिश करते हैं। आपके अगले रीवॉच पे नोटिस करिएगा कि तीनों कैरेक्टर्स इसी कैरेक्टर आर्क के थ्रू जाते हैं, मगर उनकी पर्सनालिटीज़ में जो डिफरेंस है वो उनकी पूरी जर्नी को अलग बनाता है। जब साइमन पेक से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो अपने कैरेक्टर्स को खुद किस तरह से डिफाइन करेंगे, तब उन्होंने हेगेल्स डायलेक्टिक की तरफ पॉइंट किया। हेगेल का डायलेक्टिक एक फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क है जो आइडियाज़ और हिस्ट्री के डेवलपमेंट को समझने के लिए यूज़ होता है। ये 3 स्टेजेस में बेस्ड है। सबसे पहला थीसिस, कोई भी एग्जिस्टिंग आइडिया या सिस्टम जो एक फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। एंटीथेसिस, उस एग्जिस्टिंग आइडिया का एक अपोजिंग या कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पॉइंट जो उसको चैलेंज करता है। और फाइनली सिंथेसिस, थीसिस और एंटीथेसिस के बीच इंटरेक्शन से एक नया रिफाइंड आइडिया इमर्ज होता है जो दोनों एलिमेंट्स का बेस्ट एस्पेक्ट एब्जॉर्ब करता है, और फ्यूचर में यही सिंथेसिस एक थीसिस बनेगा और ये प्रोसेस रिपीट होता है। दूसरा हम आते हैं प्लॉट प्रॉमिस पे। प्लॉट प्रॉमिस एक राइटर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर के कमिटमेंट को रेफ़र करता है जो कि वो अपने ऑडियंस को देता है कि तुम मूवी से स्टोरी, प्लॉट्स, कैरेक्टर के बारे में बेसिक चीज़ें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉर्मलाइट आर्काइव और मिस्ट बॉन्ड सीरीज़ के वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर ब्रैंडन सैंडरसन के राइटिंग लेक्चर्स में हमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, और वो है प्लॉट प्रॉमिस की। And there is something magnificent about seeing somebody really good do something really well that you want to enjoy. This is why people
read a lot of romance novels, even though they know these two characters are going to get together. Even though the plot is predictable, watching I know how Hamlet तो ends. लेक्चर के इस I will पार्ट में still go बेसिकली see जो Hamlet ब्रैंडन performed कहना by, चाहते हैं वो by है actors. कि So प्लॉट you प्रॉमिस don't have एक रीडर को एंटाइज करने के लिए एक फेमिलियर प्लॉट प्रॉमिस होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बिल्ड करते हैं। इसी तरह इस ट्रिलॉजी के तीनों पार्ट्स में हमें एक हल्का सा कंफर्ट फील होता है। हमें पता है कि पहली मूवी एक रोम कॉम है जिसमें मेन कैरेक्टर अपने आप को चेंज करता है एक लड़की के लिए। हमारी सेकेंड मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन मूवी है और हमारी थर्ड मूवी जो है वो एक एपिक पब क्रॉल है। ये तीनों बेस प्लॉट लाइंस पूरे तीनों मूवीज़ के थ्रू आउट कंटिन्यू करती हैं और उसी टाइम पे पैरेलली एक दूसरा स्टोरी भी बिल्ड करती हैं। कई मूवीज़ खुद को प्रमोट करते वक्त कहती हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मगर एडगर राइट की मूवीज़ कहती हैं कि एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड। शॉन की लाइफ का डेली कम्यूट हमें स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में दिखाया जाता है और यही कम्यूट को यूज़ किया जाता है हमें इस पूरी दुनिया के ज़ॉम्बिफिकेशन को दिखाने के लिए। हॉट फज़ में डैनी की फेवरेट मूवी होती है पॉइंट ब्रेक और मूवी के एंड पे वो कियानू रीव्स की तरह सेम डिलेमा फेस करता है, जस्टिस या रिलेशनशिप्स। द वर्ल्ड्स एंड में फोरशैडोइंग के इसी कंसेप्ट को एक अलग लेवल पे ले जाया जाता है। पहले ही 3 मिनट में हमें पूरी मूवी का रोड मैप मिल जाता है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि ये मूवी कैसे प्ले आउट करेगी और फिर हम इस पे ही एक सेकंड लेयर बिल्ड करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप गैरी के स्टोरी के एंड पे ध्यान दें तो हम एक यूएफओ को लैंड करते हुए भी देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी सोर्सेज रेफ़र किए थे मगर उनमें से मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा और उसमें सबसे पहला है तानिया गुप्ताज ट्रांसलेटिंग प्लांटिंग एंड पे ऑफ इन एडगर राइट्स कॉर्नेटो ट्रिलॉजी। इस पेपर में प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स हैं जहाँ कोई फोरशैडोइंग हुई है और प्रॉपर टाइम स्टैम्प जहाँ पे उसका प्लांट ऑफ हुआ है। फिल्म इंक्वायरी का ब्लड इन द आइसक्रीम अ डीपर लुक एट कॉर्नेटो ट्रिलॉजी, द गार्डियन का एडगर राइट्स कॉर्नेटो ट्रिलॉजी, द कॉर्नेटो ट्रिलॉजी एंड ब्रिटिश कॉमेडीज एवोल्यूशन। ये सारे सोर्सेज काफ़ी अच्छे इंसाइट्स देते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सारे सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए हैं उनके साथ। अगर आपने ऑलरेडी ये मूवीज़ देखी हुई हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा इन मूवीज़ को रीवॉच करना, क्योंकि हर बार रीवॉच के वक्त आप अपने आप को नए एंगल से देख पाते हो, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को अप्रिशिएट करते हो जो ज़िंदगी और सिनेमा दोनों को मीनिंगफुल बनाते हैं। ये एक जर्नी है जो हर रीवॉच पे आपको रिमाइंड कर देती है कि कभी कभी पुराने आइडिया भी नए रूप में दिल को छू लेते हैं।